गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ईएमएफ ऑफ द सेल। ये छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो आपने 11th-12th में पढ़ चुके होंगे, सबको वैसे पता भी होगा कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है। तो आपके सिलेबस में तो इसकी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ ईएमएफ ऑफ द सेल, या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, और न्यूमेरिकल में इसका यूज़ होगा थोड़ा बहुत। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स कंस्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल। ये क्या कह रहा है? जैसे आपकी दो इलेक्ट्रोड थी, यहाँ पे इस साइड एनोड थी और यहाँ पे कैथोड थी। जब यहाँ पे आपने इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको पोटेंशियल जनरेट होगा दोनों साइड, ठीक है। तो जो डिफरेंस इन द पोटेंशियल आएगा कैथोड माइनस एनोड का, ये कैथोड पे कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा और एनोड पे कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, तो इन दोनों का जो माइनस आएगा कैथोड माइनस एनोड को हम क्या कहेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या लिख सकते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, या फिर इसको क्या ले सकते हैं? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। और आपका कैथोड किस साइड है? राइट हैंड साइड। देखो ये राइट हैंड साइड है कैथोड और एनोड लेफ्ट हैंड साइड है, तो एक साइड ये भी लिख सकते हैं कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है, समझ गए। ये था आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। इसके बाद आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल, ठीक है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल में बेसिकली डेफिनेशंस आएगी आपकी कि रिवर्सिबल सेल और इरिवर्सिबल सेल्स क्या होती हैं। तो आपका रिवर्सिबल सेल क्या होती है? ए सेल इज सेड टू बी ऑपरेट रिवर्सिबल व्हेन इट इज सेंडिंग आउट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल करंट सो दैट द सेल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स वर्चुअली इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो आपकी सेल है वो स्मॉल करंट सेंड कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो चेंज होगा वो बिल्कुल स्मॉल होगा, कि हम किसी भी मोमेंट पे हम उसमें थोड़ा सा चेंज लाके वो जो आपका प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। मतलब वर्चुअली इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्मॉल चेंज आ रहा है, पर इतना चेंज आना चाहिए, बस इतना स्मॉल आना चाहिए कि वो वर्चुअली इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, मतलब जो चेंज आना चाहिए वो बिल्कुल स्मॉल आना चाहिए। जैसे आप अभी ये जो 3 कंडीशन पढ़ोगे इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक सेल रिवर्सिबल होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, ठीक है। जो पहली कंडीशन है वो क्या है? इट इज़ कनेक्टेड टू एन आउटसाइड सोर्स ऑफ ईएमएफ एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ द सेल and acting in the opposite direction, then no chemical reaction occur within the cell and no current flow is given out by the cell। इसमें ये क्या कह रहा है कि मान लो हमारी ये सेल है, ठीक है, उसका मान लो ईएमएफ E1 है और एक अपोजिंग ईएमएफ लगा दी हमने, ठीक है, उसका मान लो ईएमएफ E2 है। यदि ईएमएफ ऑफ द E1 और E2 इक्वल होगा, ठीक है, तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये, ठीक है, तो दोनों का ईएमएफ कैंसिल हो जाएगा, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि किसी साइड पोटेंशियल ही नहीं लग रहा, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि व्हेन द अपोजिंग ईएमएफ इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, देन द एक्सट्रीमली स्मॉल करंट शुड बी गिवन आउट बाय द सेल एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द रिएक्शन अकर इन द सेल। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि यदि E1 आपका ईएमएफ जो है सेल का वो E2 से बड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही बड़ा लेना है, ठीक है। हमने क्या बताया था रिवर्सिबल की कंडीशन? जो चेंज होगा वो स्मॉल होगा बिल्कुल भी, ताकि हम कुछ भी उसमें स्मॉल मतलब किसी भी टाइम उसको इक्विलिब्रियम में ला सके, मतलब रिवर्स कर सके उसको, ठीक है। तो इस थोड़ा सा बड़ा ईएमएफ है, E2 से थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, तो जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा वो इस साइड फ्लो करेगा, ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है? व्हेन एक्सटर्नल एंड अपोजिंग ईएमएफ इज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन ऑफ द सेल एंड एक्सट्रीमली स्मॉल करंट शुड फ्लो थ्रू द सेल इन द अपोजिंग डायरेक्शन एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन आल्सो अकर इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब की बार क्या है कि जो E2 है वो E1 से बड़ा है पर स्मॉल बड़ा है, छोटा सा बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और जो करंट फ्लो करेगा अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है।
जो इसका एग्जाम्पल है वो आपका है जेड जो डेनियल सेल है वो आपका रिवर्सिबल सेल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी इरिवर्सिबल सेल। इरिवर्सिबल सेल कौन सी होती है? जो 3 कंडीशन हमने डिस्कस की है रिवर्सिबल सेल में, वो 3 कंडीशन जो सेल फॉलो ना करे, ठीक है, जो सेल वो 3 कंडीशन फॉलो ना करे वो होगी इरिवर्सिबल सेल। तो इरिवर्सिबल सेल में कौन सी सेल आ जाएगी? जब Zn और हम सिल्वर को H2SO4 के सॉल्यूशन में डिप करें, ठीक है, तो जो आपकी सेल बनेगी ZnH2SO4 और Hg की जो सेल बनेगी, ठीक है, वो आपकी होगी इरिवर्सिबल सेल। ठीक है, क्योंकि इस जो ये सेल बनेगी इसमें आपकी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, पर जो सेकंड कंडीशन होगी, ठीक है, जो सेकंड कंडीशन होगी वो आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपकी बनेगी रिवर्सिबल सेल, और जो वो कंडीशन फॉलो ना करे वो आपकी बनेगी इरिवर्सिबल सेल। ठीक है, थैंक यू।